जी दोस्तों, नमस्कार और गुड मॉर्निंग आप सभी को अभिवादन। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर अपन बात करने जा रहे हैं, ये एक ऐसी नई संस्था, ग्लोबल संस्था बन रही है, जिसका नाम सुनकर तो आपको हर तरफ लगेगा जैसे बड़ी शांति शांति हो रही है। और बात हो रही है यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस की। ये कागज पर लिखा हुआ एक दुनिया में पीस लाने के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई संस्था बन रही है, लेकिन दरअसल अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि दरअसल ये ट्रंप का एक पीस क्लब है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पीस क्लब है, जहां कुर्सी मिलती है आपको $1 बिलियन देकर। और फाइनल फैसला सिर्फ एक आदमी का होता है, वो आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, और कोई नहीं। तो इस वीडियो में हम कुछ सीधे सीधे सवाल पूछने वाले हैं। और सवाल ये कि आखिर किसने चुना ट्रंप को इस बोर्ड का चेयरमैन, एक बात। दूसरा, कि $1 बिलियन देकर परमानेंट सीट लेने के लिए ये मॉडल पीस का है या पे टू प्ले है। पे टू प्ले पॉलिटिक्स का एक मॉडल है। क्या ये यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑल्टरनेटिव बन रहा है, या फिर ये एक प्राइवेट ट्रंप सेंट्रिक यूनाइटेड नेशन बनाने की कोशिश हो रही है। और इन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि क्या इंडिया को इस पीस क्लब का हिस्सा बनना भी चाहिए या नहीं। तो आखिर अब तक जो अगर आप बने रहिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा बम भी छिपा हुआ है इसके अंदर। वो है कि चेयरमैन का टेन्योर क्या है। जो चेयरमैन है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उसका अपना टेन्योर क्या है, सक्सेशन की क्या पॉलिसी है, मेंबरशिप कैसे होगी, पैसा क्या है, और सब कुछ जो पैसा आएगा उसका बनेगा क्या। जो बातें अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट में नहीं आई हैं, एक साइड नोट की तरह से हैं, हम उनकी भी बातें करेंगे। और हम उन तमाम बातों को यहां पर सेंट्रल स्टेज पर लेकर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों एक बेसिक सवाल से। वो ये कि आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस है, या ट्रंप ने इसको सडनली कहां से निकाला है, लफड़ा क्या है, बैकग्राउंड क्या है। गाजा प्लान जो है दोस्तों, ये आता है वहां से लेकर, गाजा प्लान से लेकर बोर्ड ऑफ पीस तक की बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है 2025 में ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 पॉइंट का प्लान बनाया। ये 2025 की बात है, पिछले साल की बात है। जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो उसमें क्या क्या शामिल था? सीज फायर, हमास का डिसआर्मामेंट, एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और गाजा का रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा फ्यूचर के लिए एक पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए एक पाथवे जैसी चीजें ये लिखी हुई थी उसके अंदर। इस प्लान के अंदर में एक आइडिया भी था। वो आइडिया क्या था? गाजा की सिक्योरिटी और गवर्नेंस को एक नई इंटरनेशनल व्यवस्था संभालेगी। वो इंटरनेशनल व्यवस्था बननी थी, बनी नहीं थी। ग्राउंड पर जो सिक्योरिटी हैंडल करेगी वो होगी एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, मेनली अरब कंट्रीज की। और गाजा की जो गवर्नेंस थी, या जो रिकंस्ट्रक्शन और जो डेवलपमेंट थी, उस पर नजर रखेगा एक नया इंटरनेशनल बोर्ड। जरा गौर से देखिए, जिसका नाम दिया गया है बोर्ड ऑफ पीस। और यूएस ने इसको पुश किया, अमेरिका ने इसको पुश किया। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने एक रेजोल्यूशन पास करके ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो था इसका, उसको उसको जो है सपोर्ट कर दिया। और इसके बाद में डिप्लोमेटिकली इसको एक तरह का इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल गई। ओके, सुनने में ये सब आपको बड़ा परफेक्ट लगता है, पीसफुल लगता है, रिकंस्ट्रक्शन वाला लगता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें नजर आती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब इस बोर्ड को आप एक्चुअल चार्टर पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि दरअसल शांति के नाम पर कितनी पावर एक ही आदमी को, एक ही आदमी के हाथ में पकड़ा दी गई है। तो अब आते हैं हम बोर्ड पर खुद, और बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस ऑफिशियली क्या है। चार्टर के हिसाब से बोर्ड ऑफ पीस को डिस्क्राइब किया गया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ठीक, ये वो संस्था होगी, बताया जा रहा है इस चार्टर में, जो कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित इलाकों में स्टेबिलिटी लाएगी, लॉ ऑफ गवर्नेंस लाएगी, एंड्यूरिंग पीस को प्रमोट करेगी। ओके, सिंपल भाषा में कहा जाए तो जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, सिर्फ गाजा में नहीं, जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा या कॉन्फ्लिक्ट का डर होगा, वहां पर यह बोर्ड जाकर स्टेबिलिटी लाने का दावा करेगा, या ये बोर्ड गवर्नेंस को वहां पर सुपरवाइज करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देने की कोशिश करेगा, फ्रेमवर्क बनाएगा, और किस तरह से वहां पे रिफॉर्म होंगे ये भी तय करेगा। या फिर ये और ये सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, ये मैंने फिर पहले बताया। ये रेमिट को जो है ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। इसको डिफाइन किया गया है ताकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में कहीं भी बोर्ड अपनी भूमिका को निभा सके। इस बोर्ड के जरिए क्या किया जाएगा? गाजा का रिकंस्ट्रक्शन। जरा सुनिए, बिल्डिंग बनेगी,
पोर्ट बनेंगे, हाउसिंग होएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डेवलप होएगा, सब कोऑर्डिनेटेड होगा। और कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? यही बोर्ड ऑफ पीस। गाजा का जो ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां भी कुछ समय तक इसी के सुपरविजन में काम चलेगा। यानी जब तक कोई नया पॉलिटिकल अरेंजमेंट स्टेबलाइज नहीं होता है, सब कुछ इसी बोर्ड के अंदर चलेगा। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसी बॉडी है जो किसी टेरिटरी का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। पैसे का फ्लो भी, इंफ्रा का डिजाइन भी, और पॉलिटिक्स का ढांचा भी। तो अब यहां तक कहानी एक नॉर्मल इंटरनेशनल मैकेनिज्म की सी आपको लग सकती है। ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। ट्विस्ट क्या शुरू होता है? चेयरमैन का नाम। ट्रंप चेयरमैन कैसे बना, किसने इलेक्ट किया? और अब असली फन यहां शुरू होता है। क्या है? आप सोचेंगे अगर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका चेयरमैन कैसे चुना गया होगा? कोई ग्लोबल इलेक्शन हुआ होगा, कोई यूनाइटेड नेशन स्टाइल की नेगोशिएशन हुई होगी, रीजनल रोटेशन होगा, कुछ तो होगा। तो भैया चार्टर खोलते ही पता चलता है, बस कुछ भी नहीं पता चलता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बड़ी सीधी लाइन आती है, डोनाल्ड जे ट्रंप शैल हैव shall serve as inaugural chairman of the board of peace। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं अटक गया था। डोनाल्ड जे ट्रंप shall serve as inaugural chairman of the board of peace। बस न इलेक्शन, न वोट, न कंसल्टेशन, डॉक्यूमेंट लिखने वाले ने सीधा सीधा नाम डाल दिया, डोनाल्ड जे ट्रंप चेयरमैन। कहानी खत्म। और ये चेयरमैन क्या क्या कर सकता है सुनिए जरा। बोर्ड का जो एजेंडा बनेगा वो चेयरमैन बनाएगा। कौन सा मुद्दा मीटिंग में आएगा चेयरमैन बताएगा, कौन सा नहीं आएगा ये भी चेयरमैन बताएगा। मेंबरशिप पर भारी इन्फ्लुएंस चेयरमैन का रहेगा। कैसे? किसको इनविटेशन मिलेगा चेयरमैन बताएगा, कौन अप्रूव करेगा चेयरमैन अप्रूव करेगा, किस मेंबर का स्टेटस सस्पेंड होना है चेयरमैन तय करेगा, और किसको टर्मिनेट करना है ये भी चेयरमैन तय करेगा। यानी कि बाकी सब गधे घोड़े भरे हुए हैं। अगर किसी इशू पर बोर्ड में वोट टाई हो जाता है तो चेयरमैन ही टाई ब्रेक करने के लिए वोट डालेगा, नॉर्मल। और यानी कि फिलहाल जो असली फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का है, क्योंकि अगर बोर्ड कोई फैसला करे भी, बहुमत से भी फैसला करे, तो उस फैसले को भी ट्रंप यानी कि चेयरमैन बदल सकता है। यानी कि बेसिकली बहुमत क्या कह रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। ऊपर बैठा है चेयरमैन, असली बात वो तय करेगा, या तो आप उसकी बात माने या आपकी बात को दरकिनार कर दिया जाएगा। इतनी सी बात है इस पीस ऑफ बोर्ड की या बोर्ड ऑफ पीस की। पीस ऑफ बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस है, बड़ा मुश्किल है। और अगर किसी क्लॉज का मतलब अनक्लियर हो तो चार्टर को इंटरप्रेट करने का आखिरी अधिकार वही प्रैक्टिकली चेयरमैन के पास है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चार्टर क्या है, इसकी परिभाषा भी चेयरमैन ही तय करेगा। सोचो, दुनिया एक नई पीस बॉडी बन रही है जिसका सबसे पावरफुल आदमी जो है वो एक आदमी का नाम यूं ही अनइलेक्टेड लिख दिया गया है, और बिना किसी की ओपन डेमोक्रेटिक इलेक्शन के। यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल का जो सिलेक्शन एक लंबी मैसी पॉलिटिकल प्रक्रिया से होता है, ठीक, यहां एक लाइन में एक नाम लिखने से हो गया है। इसलिए ये सिर्फ पीस प्लान नहीं है दोस्तों, ये एक पर्सनलाइज पावर आर्किटेक्चर है। बेसिकली ये पर्सनलाइज पावर आर्किटेक्चर है जहां पर यहां पर आप ये देखिए कि यहां एक सटल बॉम्ब भी है। वो क्या है? मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या बात है। देखिए, चार्टर में सिर्फ ये नहीं लिखा है कि ट्रंप चेयरमैन होगा, ये भी लिखा है डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी बोर्ड में बैठेंगे। तो चेयरमैन भी हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। मतलब दो अलग टोपी, एक मेंबर वाली, दूसरी चेयरमैन वाली। तो बेसिकली देखा जाए तो एक ग्लोबल पद उनको मिल गया है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस। ओके, यूएस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखिए, एक तो ग्लोबल, एक तो उनको इंटरनेशनल पद मिला चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ पीस, और दूसरा उनको पद क्या मिल रहा है? यूएस का रिप्रेजेंटेटिव। तो अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन भी खुद कर रहे हैं और चेयरमैन भी खुद ही है। ऑलराइट, तो इसके डिफरेंस को आप समझिए जरा। जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव वाली कुर्सी है वो थ्योरेटिकली एक फ्यूचर में कोई भी यूएस प्रेसिडेंट बदल सकता है। यानी कि कोई भी जो अगला इलेक्शन होगा, मान लीजिए डेमोक्रेट्स आ गए, तो वो कहेंगे कि भाई ये जो बंदा है, ये जो यूएस रिप्रेजेंटेशन का आदमी है, ये खत्म और हमारा नया बंदा आएगा। मगर चेयरमैन चेयरमैन वही का वही रहेगा, डोनाल्ड जे ट्रंप, है ना। जरा देखिए, तो ये फर्क है। इसीलिए यहां पर एक ही आदमी दोनों पदों में बैठा हुआ है, लेकिन ये तैयारी है आने वाले समय की कि कल को नई सरकार आ जाए, मान लीजिए रिपब्लिकन वापस नहीं आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी नहीं आती है वापस, तो डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे आप
यूएस का रिप्रेजेंटेटिव नया लेकर आ सकते हैं, चेयरमैन नहीं बदल सकता, है ना? तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ही बैठेगा और फैसले आखिरकार फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के ही है। तो ये फर्क है जो समझने का है। आगे देखिए, तो क्या होगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप है, कल कोई और जो है प्रेसिडेंट आ सकता है, और फिर क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो सकता है कि कल को नया प्रेसिडेंट ये कहे कि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा, कर लो भाई, आप रिप्रेजेंटेशन अमेरिका का कर लीजिए, चेयरमैन तो ऊपर ट्रंप बैठा ही है। लेकिन चेयरमैन वाली कुर्सी जैसा मैंने कहा वो तो इलेक्शन के लिए खाली है ही नहीं, और ड्राफ्ट के हिसाब से ट्रंप तब तक चेयरमैन रह सकता है दोस्तों जब तक वो खुद रिजाइन न करे या लीगली मेडिकली इनकैपेसिटेटेड ना हो जाए या डिक्लेयर ना हो जाए, यानी इसको पागल ना डिक्लेयर कर दिया जाए, बेसिकली ये है, या मरी ना जाए। बिल्कुल ये दो बातें हैं, या तो पागल हो जाए, मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाए, और या लुढ़क जाए, मर जाए। ये कुर्सी यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए नहीं है, बल्कि ट्रंप नाम के एक आदमी के लिए है। उसी के लिए इसका डिजाइन किया गया है, चेयरमैन के पद को। कल को अमेरिकी सरकार बदले, कोई डेमोक्रेट आए, कोई और एंटी एंटी ट्रंप रिपब्लिकन आए, फिर भी बोर्ड ऑफ पीस का जो चेयरमैन है वो यही बैठा रहेगा, डोनाल्ड जे ट्रंप। यूएस और जो यूरोपियन मीडिया का एनालिसिस में आ रहा है वो बड़ा साफ कह रहा है कि ट्रंप थ्योरेटिकली लाइफ टाइम चेयरमैन बना रह सकता है, जब तक कि वो खुद न छोड़ना चाहे, वो खुद ही कहे भैया मैंने नहीं रहना चेयरमैन, तब तक कुछ नहीं होता। और उसमें भी पंगा है, उसमें भी पंगा क्या है कि ट्रंप साहब ही तय करेंगे कि उनको उनको फॉलो कौन करेगा, उनके बाद में नया चेयरमैन कौन होगा ये ट्रंप तय करेंगे। कर लीजिए बात। सो यूएन में जैसे मैंने कहा सेक्रेटरी जनरल का जो फिक्स टर्म होता है और वो दोबारा चुनने की प्रक्रिया बड़ी डिफाइंड है, तय होती है कि कैसे सेक्रेटरी जनरल का चुनाव किया जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस में चेयरमैन का जो चुनाव है वो बेसिकली ओपन एंडेड है, और जो सक्सेशन मॉडल है वो भी अंदर ही अंदर तय है, यानी कि जो करंट चेयरमैन है डोनाल्ड जे ट्रंप वो तय करेगा कि अगला चेयरमैन कौन बनेगा। बहुत पॉसिबल है कि वो अपने दामाद को बना दे, डोनाल्ड जे ट्रंप का जो जेरेड कुशनर है उसको बना दे, यू नो। यानी एक नया ग्लोबल पद क्रिएट किया गया है, जो किसी देश या संविधान से नहीं बल्कि एक व्यक्ति की पॉलिटिक्स से चलता है। डोनाल्ड जे ट्रंप की पॉलिटिक्स से चलता है, वो जो चाहेगा वहां पे वही होगा। इसलिए कई लोग जो है वो बोर्ड ऑफ पीस को एक मजाक नहीं बल्कि बड़ी सीरियसली ट्रंप के पर्सनल यूनाइटेड नेशन का नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये ट्रंप का एक पर्सनल यूनाइटेड नेशन बन रहा है, ये कोई बोर्ड ऑफ पीस नहीं है। सक्सेशन के बारे में मैंने आपको बताया ब्रीफली, लेकिन फिर से सुन लीजिए कि सक्सेशन जो है चेयरमैन अपना खुद चुनेगा, यानी कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप फिजिकली पॉलिटिकली सीन से बाहर हो जाए, तो अगला चेयरमैन कैसे आएगा। यूएन में क्या होता है, यूएन में पूरे का पूरा इलेक्शन साइकिल फॉलो किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। ड्राफ्ट चार्टर में लैंग्वेज कुछ ऐसी है इस लैंग्वेज बोर्ड ऑफ पीस में कि जो बोर्ड है वो थियोरेटिकली इलेक्ट कर सकता है नया चेयर, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो क्या है, मैकेनिज्म ऐसा है कि एग्जिस्टिंग चेयरमैन अपने सक्सेसर को नॉमिनेट कर सकता है और बाकी मेंबर्स उसको एंडोर्स करते हैं, एंडोर्स करते हैं, खत्म नहीं करते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। यानी ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो पहला चेयरमैन है वो खुद अपने आप से उसने इलेक्ट कर लिया है, और जो अगला चेयरमैन है वो पहले चेयरमैन की मर्जी से होगा, बात खत्म। डेमोक्रेटिक जो इसमें जो जो डेफिसिट है वो डबल क्या है, देखिए पहली बार किसी ने वोट ही नहीं किया और अगली बार की प्रक्रिया वो उसका वारिस चुनने की जो प्रक्रिया है वो पहले वाले पे निर्धारित है, जो एक्चुअली अपने आप में अनइलेक्टेड है। तो इसलिए इजी भाषा में अगर बोला जाए, इसको साधारण भाषा में बोला जाए, यूनाइटेड नेशन ने सेक्रेटरी जनरल दुनिया का कर्मचारी है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में जो चेयरमैन है उसका उत्तराधिकारी जो है वो खुद ही तय करेगा, और वो खुद को तो तय करके आया ही है। ये मॉडल बिल्कुल मोनार्की वाला स्टाइल लगता है, जिसमें राजा जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया भी कि एक राजा बैठा हुआ है, उसके नीचे पूरा एक गद्दी सिस्टम बना हुआ है, तो वो तय करेगा कि उसके बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा। गद्दी पर बैठने का आदमी अगला वारिस चुनना उसी का अपना काम है और कोई का नहीं। तो चलो मित्रों, अब आते हैं सबसे जूसी पॉइंट पर, और जूसी पॉइंट क्या है, $1 बिलियन वाली परमानेंट कुर्सी, परमानेंट कुर्सी। ओके, स्ट्रक्चर रफली क्या है, नॉर्मल मेंबर्स 3 साल की उनकी सदस्यता रहेगी, जिनको बुलाया जा रहा है अगर वो स्वीकार करते हैं वहां पे आना, तो जो नॉर्मल मेंबर है उनको 3 साल का समय दिया जाएगा। जो देश कम से कम 1 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं गाजा रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर कह रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कुछ होगा, गाजा रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर $1 बिलियन वहां दीजिए,
उनको फिर परमानेंट सीट दी जा सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं दी जा सकती है, ये नहीं कह रहा हूं कि दी जाएगी, क्योंकि हटाए तो आप कभी भी जा सकते हैं। $1 बिलियन देने के बाद भी आप कभी भी हटाए जा सकते हैं। अगर ट्रंप का मूड खराब हो जाए, वो कहेगा "हप, भाग यहां से उड़ के", तो बात खत्म। तो मित्रों, यूनिट इंटरनेशनल कवरेज में ये लाइन जो है वो बड़ी तेजी से चल रही है इसमें, कि भाई $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको बोर्ड ऑफ पीस में एक सदस्यता का आपकी इंश्योरेंस है जो आपको देता है। मतलब ये कि 3 साल वाली कुर्सी आपको मुफ्त में मिल सकती है, लेकिन हमेशा वाली कुर्सी के लिए आपको $1 बिलियन का चेक लिखना पड़ेगा। इस मॉडल को मीडिया में सीधा सीधा लेवल दिया जा रहा है पे टू प्ले पीस वाला मॉडल है, यानी कि शांति के नाम पर एक ऐसा क्लब जहां पर पावर और जो परमानेंस है, आपकी जो समय है आपका वहां रहने का, वो सबका सब तय करता है आपका दिया हुआ मोटे वाला चेक। याद रखें, $1 बिलियन देकर भी आप चेयरमैन नहीं चुन सकते। आपका कोई धंधा पानी नहीं है कि आप चेयरमैन चुन लें ना। $1 बिलियन कर भी आप वहां खाली एंडोर्समेंट कर सकते हैं अपनी। चेयरमैन को सीधे हटाने का मैकेनिज्म है ही नहीं। सक्सेशन पे भी आपका कोई रियल कंट्रोल नहीं है। तो फिर स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया? जिसका चेक सबसे मोटा उसकी कुर्सी सबसे पक्की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर बैठेगा डोनाल्ड जे ट्रंप। कनाडा का एग्जांपल यहाँ बड़ा इंस्ट्रक्टिव है। कनाडा का जो एग्जांपल है यहाँ पे, वो देखिए, कनाडा ने इन प्रिंसिपल बोर्ड में अपनी ओपननेस दिखाई है कि हम आ जाएंगे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा साफ बोल दिया है कनाडा $1 बिलियन नहीं देगा, हमको नहीं चाहिए परमानेंट सीट, बात खत्म। देखो, परमानेंट सीट ऐसी की तैसी में जाए, रहना रहेंगे, नहीं रहना नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, हम अपना रोल प्ले करने के लिए एज मेंबर आपने बुलाया है, हम आ जाएंगे, लेकिन पैसा पैसा एक धेला नहीं देंगे। मैसेज क्लियर है, गाजा के लिए पैसा देंगे। उन्होंने कहा है कि ये $1 बिलियन अगर देना ही है तो हम सीधे गाजा को नहीं दे देंगे, तुमको क्यों देंगे, इस क्लब के लिए क्यों देंगे, लेकिन कुर्सी खरीदने के लिए हम बिजनेस मॉडल में नहीं जाएंगे। फ्रांस जैसी कंट्रीज ने भी ओपनली कह दिया है कि भाई $1 बिलियन वाली फीस हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये ओपन खुले तौर पर यूनाइटेड नेशन के सावरन इक्वालिटी प्रिंसिपल को दरकिनार करती है, इस तरह की शर्त। तो भाई, यूनाइटेड नेशन में अगर आप गरीब हैं या अमीर हैं, जनरल असेंबली में आपका एक ही वोट होता है। बोर्ड ऑफ पीस में वोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितने पैसे ट्रांसफर किए वायर कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं? ये शांति का जो मॉडल है, ये शांति का मॉडल कम लगता है, बल्कि डिप्लोमेटिक शेयर होल्डर्स का क्लब ज्यादा लगता है। सही बात ये है ना? अब जरा देखिए मित्रों, मान लो कि बोर्ड चल पड़ा, मेंबर्स आ गए, पैसा आ गया, ठीक है। अब डिसाइड होगा ये कि गजा में कौन सी सरकार बने, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो प्रायोरिटी पर चलेगा, कौन सा देश है जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो देखिए, फॉर्मली लिखा गया है कि कमिटीज होंगी, मेजोरिटी वोट होंगे, रिजोल्यूशन पास होंगे, लेकिन व्यवहारिक बात क्या है? एजेंडा चेयरमैन खुद तय कर रहा है। मेंबरशिप में अंदर कौन रहेगा, कौन निकलेगा, ये सब चेयरमैन तय कर रहा है या उनका सर्कल तय कर रहा है। टाई ब्रेकिंग वोट किसके पास है? चेयरमैन के पास है। चार्टर का जो इंटरप्रिटेशन है वो किसके पास है? चेयरमैन के पास है। तो हाँ, देश पैसा डालेंगे, मीटिंग में भाषणबाजी होगी, लेकिन फाइनल जो फैसला होना है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के हाथ में होगा। यहां जो देखिए, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में अपना पैसा होता नहीं है, वो टैक्स पेयर का पैसा होता है। डिसीजन जो है वो इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में पैसा देशों का होगा, डिसीजन एक ग्लोबल चेयरमैन का होगा जिसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया है, जिसने खुद को इलेक्ट किया है, जो अपने आप ऊपर आकर कुर्सी में बैठ गया है और बोला मैं करूंगा सारे फैसले, तुम पैसे लाओ। इसके लिए देखिए, इसके लिए कुछ लोग सिंपल शब्दों में ऑटोक्रेसी विद शेयर होल्डिंग का जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन वर्सेस बोर्ड ऑफ पीस, अगर हम इस बारे में भी बात कर ले तो जरा देखिए, जरूरी यह है कि बोर्ड को डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन से कंपेयर करें। देखिए, क्योंकि ट्रंप के सपोर्टर जो है वो उसे एक तरह का नया ग्लोबल मॉडल बता रहे हैं। यानी मैंडेट क्या है के पास? यूनाइटेड नेशन के पास दुनिया भर का पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स पर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है काम करने के लिए। लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस की में गजा से शुरू कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली कोई भी एरिया जहां पर कॉन्फ्लिक्ट का कोई इंपैक्ट हो सकता है, वहां पर ये सेलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स या सेलेक्टिव ज्योग्राफीज पर काम कर सकते हैं। मर्जी इनकी है, जहां मर्जी पहुंच जाए वाली बात।
मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन में आपको मान्यता प्राप्त सारे के सारे देश आते हैं। जनरल असेंबली में एक कंट्री, हर एक कंट्री का अपना एक ही वोट होता है। बोर्ड में क्या है, इनवाइटेड है, मेंबरशिप इनविटेशन से है, हर एक आदमी मेंबर नहीं बन सकता है। जिसको डोनाल्ड ट्रंप बुलाएंगे मेंबरशिप के लिए वही मेंबर बनेगा, और 3 साल की उसमें शर्त लगी हुई है, 3 साल के बाद में आपकी मेंबरशिप खत्म। और फिर जो, या फिर आप 1 बिलियन लेकर आइए, $1 बिलियन दीजिए तो आपकी सीट परमानेंट है, फैसले आपके फिर भी नहीं होंगे, आप खाली सीट पा सकते हैं परमानेंट बस। तो मित्रों अब जरा कंपैरिजन ये भी कीजिए, यूनाइटेड नेशन में क्या होता है, सेक्रेटरी जनरल को कंट्रीज मिलकर चुनती है, टर्म्स उसकी फिक्स्ड होती है, दोबारा चुनने का एक सर्टन तरीका है, उसका एक बनाया गया है मेकर। मगर इस जो बोर्ड ऑफ पीस है यहाँ क्या होगा, पहला चेयरमैन डॉक्यूमेंट में लिखा गया ट्रंप, बात खत्म। वो कैसे आया कहां से आया पता नहीं टर्म ओपन एंडेड है, जब तक दिल करेगा रहेगा वो चेयरमैन, बात खत्म। सक्सेशन में भी ट्रंप सेंट्रिक नॉमिनेशन है, यानी कि ट्रंप तय करेंगे कि ट्रंप के बाद में चेयरमैन कौन बनेगा, खत्म बात। अब बात करिए पैसे की, है ना। तो जरा आप पैसे की जब बात करते हैं तो देखिए कि असेस जो जो असेस किया गया है या जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो कोई कुर्सी खरीद नहीं सकता है, खरीदी हुई कुर्सी कुछ नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए पैसे दे भी देते हैं, पैसे आपने दे दिए 1 बिलियन, उसके बावजूद मर्जी ट्रंप की है कि वो जब मर्जी आपको उठा के बाहर फेंक दे। रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग फंडिंग जो होनी है, रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग जो होनी है उसमें 1 बिलियन का कुर्सी लिंक्ड मॉडल है, यानी 1 बिलियन की सीट डिप्लोमेसी हो रही है, उस तरह का क्लब है। एक लाइन में अगर मैं कहूं आपको सीधी सीधी बात वो ये कि यूनाइटेड नेशन एक पब्लिक टाउन हॉल है एक तरह का, जहां पर गलत सही, जोर से बोलने वाले, हल्का बोलने वाले, लेकिन सबके लिए वो मंच खुला हुआ है। बोर्ड ऑफ पीस में क्या है, एक लग्जरी लॉन्ज है जहां पर एंट्री इनविटेशन से होती है, और कॉर्नर सोफा उनके लिए बैठा हुआ है, बैठ जाओ वहां जाकर, और डॉलर आपको 1 बिलियन वहां देना पड़ेगा, बात खत्म। अब जरा सुनिए क्वालिफिकेशंस, अब जैसे जेरेड कुशनर की बात कर लीजिए जो दामाद है ट्रंप का, या ये जो टॉनी ब्लेयर को जो एंट्री दी गई है, इन सब की जब बातें आप करते हैं तो क्या देखते हैं, देखते हैं कि देखो जेरेड कुशनर के इसके चेयरमैन ट्रंप के आसपास सर्कल कौन से लोगों का है, जेरेड कुशनर का है, ट्रंप के दामाद हैं, और पहले सीनियर एडवाइजर रहे हैं मिडिल ईस्ट में जब पहली टर्म में आए थे, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड में इनकी केंद्रीय भूमिका रही है। गल्फ और इसराइल रिपोर्ट में, बाय द वे न भूलिएगा ये एक ज्यू है, यहूदी है। सो गल्फ इसराइल के रिपोर्ट में उनकी बड़ी प्रशंसा की गई, ठीक है। और फिर साथ ही फलस्तीन पर उनके कई कमेंट्स आए हुए हैं। अब जरा ये गौर से सुनिएगा वो क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फलस्तीन के बारे में जेरेड कुशनर का कहना है सेल्फ गवर्नेंस की कैपेसिटी नहीं है। वो कहते हैं फलस्तीनियों के पास में अपने आप को गवर्न करने की कैपेसिटी है ही नहीं। अच्छा, फिर वो क्या गाजा के बारे में क्या कहते हैं, गजा के बारे में वो कहते हैं कि ये वैल्यूएबल वाटरफ्रंट रियल स्टेट की तरह से है। वो गाजा को रियल स्टेट, वाटरफ्रंट रियल स्टेट की तरह से देखते हैं, यानी रिवियरा, आपको शब्द अगर याद हो, फ्रेंच रिवियरा की तरह से उसको देखते हैं, जहां पर घर घर के आगे वो पानी की वाटर बॉडी और ये सब खेल खिलाड़ी। और इसमें जो आलोचक है वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये ओपन प्रो इजराइल बायस है जो इस बोर्ड में नजर आ रहा है। आगे देखिए टॉनी ब्लेयर को भी अंदर लाया गया है। ये यूनाइटेड किंगडम के यानी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पहले। इराक वॉर की इनकी लेगेसी है, अगर आपको याद हो वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में ये अमेरिका के साथ लगे हुए थे। मिडिल ईस्ट का जो क्वार्टर एनवॉय है वहां भी कंसल्टेंसी इनकी रही है, बिजनेस नेटवर्क है इनके अपने। ये लोग बोर्ड के कोर एग्जीक्यूटिव सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, यानी वही पुरानी वेस्ट सेंट्रिक प्रो इजराइल प्रो यूएस आर्किटेक्चर है, जहां पर आप पाएंगे पीस क्लब का डिजाइन बन रहा है इनका। अब जो नया बोर्ड नया बना है दोस्तों, लेकिन चेहरे वही पुराने हैं। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का सारा जो गेम है उसमें पुराने नाम ही घूम रहे हैं सारे के सारे, अंदर सर्कल वही पुराने डील मेकर्स का है। अब देखिए एक सवाल जो पर्सनली मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है वो क्या है, क्या ये बोर्ड एक तरह का हाई प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मॉडल है। देखिए गाजा प्लान के सेंटर में क्या है, नया गाजा है ना, नया गाजा बनाने के बाद नया पोर्ट बनेगा, हाउसिंग होएगी, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ये सब कुछ राइट। इसके लिए टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। बोर्ड को ही पूरी की पूरी फंडिंग का कोऑर्डिनेटर और गेट कीपर बना रखा है। बोर्ड तय करेगा कितने पैसे किस प्रोजेक्ट में किस प्रायोरिटी के साथ लगाए जाएंगे, ठीक है ना। अब
क्या है, $1 बिलियन का जो आपका मॉडल है परमानेंट सीट का, अमेरिका और गल्फ की जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, उनका एक इमर्जिंग इंटरेस्ट इसमें आपको साफ नजर आता है। ओके, तो फिर क्या है, एक ही छत के नीचे सॉरी, एक ही छत के नीचे आपको पॉलिटिकल अथॉरिटी मिल रही है, फाइनेंशियल कंट्रोल मिल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, $1 बिलियन। आप सीधा पूछ सकते हैं, क्या ये पीस का बोर्ड है या एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंजोर्शियम बन रहा है, जहां 1 बिलियन देकर आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और बिजनेस इंटरेस्ट दोनों बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो मित्रों देखिए, गाजा को पीस प्रोजेक्ट से ज्यादा एक रियल रियल स्टेट का अगर आप प्रोजेक्ट बदलने का खतरा जो है वो यहां शुरू से ही नजर आ रहा है। जब शांति हो और सीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, शांति, सीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब टेबल पे हो तो 1 बिलियन बड़ी छोटी रकम नजर आती है। इसराइल, फलस्तीन, इसराइल, पाकिस्तान और कनाडा, अब इनमें से कौन अंदर जा रहा है, क्या खेल है, जरा ये भी देख लेते हैं। तो अब थोड़ा देखते हैं कि कौन है जो इस क्लब में कूद चुका है। इसराइल प्लानिंग में वो मौजूद है, बोर्ड दोनों में उसको उसको सपोर्ट मिली हुई है। गाजा अरेंजमेंट में भी डायरेक्ट इसराइल का इंटरेस्ट है, फाउंडिंग मेंबर्स में इसराइल शामिल है। ओके, पाकिस्तान ऑफिशियली उसको इनविटेशन मिल गया है, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि भाई हमारी जो भूमिका है वो सीज फायर में होगी, ह्यूमैनिटेरियन एड में होगी। आई मीन, वैसे पाकिस्तान कौन सी ह्यूमैनिटेरियन एड देगा, इनको तो खुद जरूरत रहती है ह्यूमैनिटेरियन एड की, बट जो भी है, ह्यूमैनिटेरियन एड में कहते हैं मदद देंगे, रिकंस्ट्रक्शन में मदद देंगे, रोल प्ले करेंगे, क्या करेंगे भाई, लेबर भेजेंगे, ऐसे ही कुछ करेंगे। सॉरी मित्रों। और फिर इन प्रिंसिपल कनाडा, कनाडा ज्वाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन साफ बोल चुका है कि हम भैया धेला वेला नहीं देंगे तुमको, एक डॉलर नहीं देंगे। ओके, गाजा के लिए पैसा ये उन्होंने कहा हम खुशी से देंगे, 1 बिलियन, उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं देंगे, अमेरिका को नहीं देंगे, लेकिन हम गाजा को देने के लिए तैयार है 1 बिलियन, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रांस और ये बोर्ड ऑफ पीस की लड़ाई सुनिए। फ्रेंच साइड पर बड़ा क्लियर डिस्कंफर्ट है इस बोर्ड को लेकर। 1 बिलियन की फीस को उन्होंने बिल्कुल नाजायज बताया, उन्होंने कहा कि भैया ये कबूल नहीं है हमको। यूनाइटेड नेशन को साइडलाइन करने वाला जो कदम है वो भी वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप यूनाइटेड नेशन से अलग होकर इस किस्म के बोर्ड को बनाने का कोई तुक नहीं बनता है। तो सीन कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ देश टेबल पे बैठने को तैयार हैं, लेकिन जो कुर्सी खरीदने के लिए चेक साइन नहीं कर रहे हैं। कनाडा, फ्रांस उसमें से एक है। पाकिस्तान और कुछ एक कंट्रीज जो है वो पॉलिटिकल रीजन से तुरंत कूद गए अंदर। इसराइल काफी कंफर्टेबल है, उसको कोई दिक्कत नहीं, और इंडिया अभी दरवाजे पर खड़ा है। इंडिया ने अभी कोई फैसला न किया है, और मैं इस पर अभी डिटेल में आपसे आगे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इंडिया वाला चैप्टर। तो दोस्तों, इंडिया का डायलेमा क्या है, ज्वाइन करे या ना करे। अभी हमारे लिए सबसे क्रिटिकल हिस्सा वही है, इंडिया वाला। तो देखिए, इंडिया को बोर्ड ज्वाइन करने के लिए फॉर्मली इनविटेशन मिल चुका है ना। सरकार ने बस इतना कहा है कि वी हैव रिसीव्ड द प्रपोजल एंड वी आर एग्जामिनिंग इट। भारत ने बड़ी कॉशियस लाइन ली है इसके ऊपर। साथ में गाजा सीजफायर, ह्यूमैनिटेरियन एड, 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भी भारत मत के। बाय द वे याद रहिएगा, इस तमाम पीस प्रपोजल के अंदर जो पीस प्लान बना है, जो पीस बोर्ड ऑफ पीस बना है, इसने कहीं भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र नहीं किया है, कहीं भी ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है। भारत ने कहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन, और यूनाइटेड नेशन लेड एफर्ट्स का पुराना स्टैंड दोहराया। भारत ने कहा है कि भाई जो पीस एफर्ट यहां जो भी किए जाए उनमें यूनाइटेड नेशन का केंद्रीय रोल हो, सेंट्रल रोल हो। यानी फिलहाल ना हाँ ना ना, भारत ने कुछ भी नहीं कहा। एक्सपर्ट्स इसमें क्या कह रहे हैं, भारत के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन नैरेटिव। अब जरा इस पर जिक्र कीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। इंडिया सालों से कह रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होने चाहिए, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना चाहिए, ठीक, और यूनाइटेड नेशन सेंट्रिक मल्टीलैटरलिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। तो बोर्ड ऑफ पीस एक ऐसा ढांचा है मित्रों, जहां पर इसी यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है उसको साइड स्टेप करता है। ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये इस यूनाइटेड नेशन के सिस्टम को साइड स्टेप करता है, पर्सनलाइज हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप पे फोकस्ड है, पैसे से लिंक किया गया है, $1 बिलियन दो, अंदर आओ, और अमेरिका सेंट्रिक है।
सब कुछ अमेरिका सेंट्रिक है। अगर इंडिया खुलकर इसके साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया को मैसेज जाता है कि दिल्ली यूनाइटेड नेशन के पैरेलल एक प्राइवेट क्लब को एंडोर्स कर रहा है। यानी ये हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैंपेन को मोरली, नैतिक रूप से कमजोर करता है, और ये मेरा भी यही मानना है। दूसरी बात, बोर्ड का जो फ्यूचर है, यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशन जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, बोर्ड ऑफ पीस का फ्यूचर उससे जुड़ा हुआ लगता है। कैसे? अगली सरकार मान लीजिए जो अमेरिका की आती है, वो बहुत संभव है कि इस पूरे पूरे बोर्ड को स्क्रैप कर दे एक तरह से। भाई बनाया किसने? अमेरिका ने बनाया है ना। किसने बनाया? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बनाया है ना। कल को नया अमेरिकन प्रेसिडेंट आया, भाई ये कौन सा बोर्ड, कौन सा बंद करो, सब दुकान बंद करो, ये खत्म खत्म। तो अगली सरकार, जैसा मैंने कहा, इस सारे के सारे बोर्ड को डाइल्यूट कर सकती है, या इसकी फंडिंग या इसकी पॉलिटिकल कैपेसिटी को वापस ले लो। कहे भैया ये सब चलेगा ही नहीं, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कोई इसकी अथॉरिटी नहीं। तो मेंबर्स जो होंगे, स्पेशली इंडिया जैसे मेंबर, वो बड़ी ऑकवर्ड हालत में आ सकते हैं। उनकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो होगी वो हम पे पड़ेगी, और जो स्ट्रक्चर है वो तो खत्म होगा ही होगा। यानी इंडिया जो जनरली लॉन्ग टर्म ट्रिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस पर दांव लगाता है, यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, एससीओ, G20, ना कि पर्सनैलिटी बेस्ड सेंट्रिक जो लोग होते हैं ट्रंप जैसे, या कोई एडहॉक प्लेटफॉर्म जिस तरह का बन रहा है उस पर दांव लगाते हैं। जनरली भारत ऐसा करता नहीं है। तो जो बातें हमने कही थी वो क्या? सबसे लॉजिकल दो बातें। यूनाइटेड नेशन के पुश को नुकसान मिलेगा हमें। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आए, उसको हमारी बात को नुकसान पहुंचेगा। अगर इंडिया यूएन को बाईपास करने का मॉडल इस तरह से अपनाता है तो अपनी ही बातों को काटेगा। जब हम कह रहे हैं कि भाई हमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए, हम और रोल प्ले करना चाहते हैं, तो आप उसके पैरेलल वाली बॉडी में नहीं जा सकते। सिंपल बात है ना। रूल बेस्ड मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं तो फिर वो बात बड़ी खोखली लगेगी अगर आप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनते हैं। फिर जो क्लब की उम्र है उसकी बात भी आती है। मैं इसको क्लब कह रहा हूं, बोर्ड ऑफ पीस को। कल ट्रंप नहीं हुआ, मान लीजिए नई सरकार आती है, तो ये बोर्ड कमजोर पड़ेगा या खत्म हो सकता है, और भारत का नाम एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट के साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं लगती। इसलिए अभी तक जो ओपन सोर्स एनालिसिस दिख रहा है भारत में, उसके हिसाब से सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो क्या है भारत के लिए? नियर फ्यूचर में, नजदीकी भविष्य में, इंडिया जो है वो फॉर्मली ज्वाइन नहीं करेगा। पोलाइट और डिप्लोमेटिक भाषा में बेसिकली कह देगा समथिंग लाइक, मैं आपको भाषा अपनी यूं ही बना रहा हूं कि वी वेलकम ऑल द एफर्ट्स फॉर पीस। शांति के लिए तमाम जो प्रयास हो रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ और क्या कह सकता है भारत? ज्यादा से ज्यादा ये कह देगा दिल्ली प्रैक्टिकली मेंबरशिप से अपनी दूरी बनाए रखेगा, बात खत्म। और ऑनेस्टली यही सेंसिबल भी लगता है। मित्रों, अब हम एंड में पूरी कहानी को एक बार सीधे सीधे और देख लेते हैं। वो क्या है? एक तरफ यूनाइटेड नेशन है जहां पे कमजोरियां हैं, खराबियां हैं, धीमा है, लेकिन थ्योरेटिकली सबके लिए खुला है, जहां पर देशों के बीच में एक प्रक्रिया से लोग आते हैं, जाते हैं, जो भी होता है। दूसरी तरफ एक ये बोर्ड ऑफ पीस है जहां पर चेयरमैन को किसी ने इलेक्ट नहीं किया है, डॉक्यूमेंट में खुद ही उसका नाम आ गया है, और फिर वो अपना सक्सेसर भी खुद ही चुन रहा है, अपना वारिस भी खुद ही चुन रहा है। मेंबर जो है वो $1 बिलियन के पैसे देकर अंदर आ रहे हैं, परमानेंट कुर्सी ले सकते हैं, ठीक। और जो डिसीजंस हैं उनमें आखिरी असर उसी आदमी का है दरअसल जिसको किसी ने नहीं चुना है। तो असली आखिरी फैसला भी वही उसी का होगा। यानी नाम तो रखा गया है बोर्ड ऑफ पीस, लेकिन अगर आप डिजाइन देखेंगे तो ये एक प्राइवेट पीस कम कंस्ट्रक्शन क्लब लगता है, जहां पर शांति, पैसा और पावर सब एक ही जगह पर डील होते हैं। एक ही खिड़की पर सबकी डीलिंग होती है, पैसे की भी, पावर की भी, पॉलिटिक्स की भी और शांति की भी। अब सवाल आपके लिए एक, क्या इंडिया को ट्रंप के इस पीस क्लब का हिस्सा बनना चाहिए, या यूनाइटेड नेशन के साथ होकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की लड़ाई को और तेजी से बढ़ाना चाहिए, और उसमें इस बोर्ड ऑफ पीस के एग्जाम्पल को कोट करना चाहिए कि क्या यूनाइटेड नेशन ये चाहता है कि इस तरह के पैरेलल बोर्ड को प्रमोशन मिले? तो मुझे सीरियसली, व्यक्तिगत रूप से मुझे ये लगता है कि ऐसे में भारत की आवाज को ज्यादा गंभीरता से सुना जाएगा और सपोर्ट मिलेगी। दुनिया के तमाम देश ये कहेंगे कि हाँ, एक देश जो है वो तार्किक बात कर रहा है, लॉजिक की बात कर रहा है, रैशनल की बात कर रहा है, जहां पर हम बात कर रहे होंगे दुनिया की, सबके भले की, और हम ये भी कह रहे होंगे कि भाई रिफॉर्म इज द वे। अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे मित्रों
तो फिर इस तरह के कल्ट फिगर्स जो हैं वो चीज़ें बनानी शुरू करेंगे, जिस तरह की ये बना रहे हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मैं आपके सवालों की तरफ